अगर आप एक सर्जरी के लिए जा रहे हैं उससे पहले ये पॉडकास्ट जरूर देख लें, शायद आपका माइंड बदल जाए। ने पूछा स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में और दूसरा टेक्नोलॉजी की हम कम्पीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। पापा क्या करते हैं आपके? मैंने कहा किसान है। और तू डॉक्टर बनने की सोच रहा है? वुड इट राइट टू से कि काफी सर्जन्स आपसे नफरत करते हैं। बाहर के प्लेयर्स ले लो, दे आर वेल बिल्ट अप, 6 फुट 5 इंच 6 फुट 4 इंच तगड़े। इंडियन प्लेयर्स आर लिटिल स्किनी थिन। को ऐसे नहीं कह सकता कि आई हैव एनी पावर, क्योंकि एक लाइन है ना, आपने सुनी होगी, वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होते हैं वो ही वसुंधरा होगी, पृथ्वी, उसका भोग कर सकते हैं, मतलब अच्छे से जी सकते हैं। Good morning, good evening, ladies and gentlemen. This is another episode of Pod with Nick. The entire podcast community, ये पहला पॉडकास्ट है एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। Welcome you for a podcast with Dr. रविंद्र कुमार जी, फाउंडर APRC, Advanced Physiotherapy and Rehabilitation Center, जहां पर उन्होंने और उनकी टीम ने more than 1 लाख इंडिविजुअल्स को ट्रीट किया। उसमें बहुत सारे इंडियन क्रिकेट टीम के लोग हैं, स्पोर्ट्स नेशनल हैं, ओलंपियंस हैं जो ओलंपिक मेडल के लिए फाइट कर रहे हैं और जीते हैं, पैरा ओलंपिक्स के लिए हैं, बहुत सारे हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं, यार आप कुछ भी नहीं करते, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू, जहां पर आपको आपकी मिथ्स रिलेटेड टू बैक पेन, मसल पेन, होता क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता चलेगा। लिटरली अगर आप एक सर्जरी के लिए जा रहे हैं उससे पहले ये पॉडकास्ट जरूर देख लें, शायद आपका माइंड बदल जाए, क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कम्स प्री सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी, वो हम इस पॉडकास्ट में सीखेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपको कांटेक्ट करना है, एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां जाके चेक कीजिए, लिंक है, ईमेल है, जहां पर आप उनको रीच कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। I have Dr. रविंद्र कुमार joining with me today, a renowned physiotherapist and chiropractor। तो उनकी जर्नी के बारे में स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम ऑन बोर्ड। मैं काफ़ी फैसिनेटेड हूँ सर आपके बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। मतलब मैं जैसे अगर अपनी बात करूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पॉडकास्ट करूँगा, मैं पॉडकास्टर बनूंगा। आपने कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे सोचा कि आप थेरेपी को अडॉप्ट करेंगे, कैसे उसमें अपना करियर बनाएंगे? कैन वी स्टार्ट विद द जर्नी, आपकी कैसे रही है? फिजियोथेरेपी का तो मैं पी भी नहीं जानता था व्हेन आई स्टार्टेड। आपको तब पता था कि कुछ ऐसा टर्म होता है फिजियोथेरेपिस्ट हो? क्योंकि जिस टाइम में आई एम होपिंग उस टाइम पे जब आप ग्रेजुएट हुए होंगे, उस टाइम पे फिजियोथेरेपी इतना नहीं था, चीज़ नहीं, इतना नहीं था। तो जस्ट बाकी लोगों की तरह मेरे को भी एमबीबीएस ही करनी थी। ओके। तो मैं यहाँ गांधी मेमोरियल से पढ़ा हुआ हूँ, सादरा से। हाँ जी। तो मैं शाम के टाइम में अपने प्रिंसिपल के पास गया कि मेरा ना वो सीपीएमटी का टेस्ट होता था, तो दैट मस्ट बी अटेस्टेड विद प्रिंसिपल या किसी गजेटेड ऑफिसर से। तो मैं उनके पास गया, मैं सर इसको साइन कर दूँ। और बड़े परेशान थे क्योंकि सारे बच्चे ही जा रहे हैं, ये भी साइन करो, ये भी साइन करो। तो उसके बाद में उन्होंने पूछा, पापा क्या करते हैं आपके? मैं कहा किसान है। और तू डॉक्टर बनने की सोच रहा है? नहीं बनेगा यार, तुम परेशान करते हो। फिर उसने साइन कर दिए सर ने। तो टेस्ट दिया, उसमें मैं वेटिंग लिस्ट में रहा। फिर उसके बाद में बड़े कैरियर्स देखे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फिर देन आई जॉइंड फिजियोथेरेपी। बट मज़ा नहीं आया शुरू में, क्योंकि आप कहीं और जाना चाह रहे थे, दिमाग कहीं और था। You wanted to be an MBBS, हाँ बट एक लगता है ना कि यार ये सोच के चले थे ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। बट उसके बाद में फिजियोथेरेपी में पहुँचे, देन आई स्टेट टॉपर कर्नाटका में। और बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई करी, और बाद में काफ़ी रिनोन्ड हॉस्पिटल्स में जाके सीखा, पुणे में, कोलकाता में, पुणे रूबी हॉस्पिटल, संचेती, काफ़ी बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2003 में बहुत अच्छा कर रहे थे, 99-2000 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ जा कर के सीखा, NIH में सीखा। और आज मेरे को ना ऊपर वाले का बड़ा मतलब थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे को MBBS नहीं बनने दिया। मैं तो बनना चाहता था लेकिन मेरे को बनने नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद में फिर मेरे को उसमें मज़ा आया। क्योंकि फिजियोथेरेपी पास करने के बाद में मैंने सोचा कि अरिंदम चौधरी का बड़ा क्रेज था, प्लानिंग मैनेजमेंट, ये वो, इतने का पैकेज, ये चल रहा है, मिल रहा है। हाँ। तो आई ट्राइड, लेकिन वहाँ भी मेरा नहीं हुआ। तो उसके बाद में धीरे धीरे करके देन आई स्टार्टेड। एक जगह मैं इंटरव्यू भी देने गया, बट फिजियोथेरेपी जैसे आप बोल रहे हो उस टाइम तो कुछ था ही नहीं फिजियोथेरेपी में। तो कहीं भी जाएँ तो आपको कोई जॉब देने के लिए तैयार ना हो। मतलब दिस वेरी 2003 में ना लोग जानते नहीं थे फिजियोथेरेपी कि क्या है, किस तरीके से। गुड पेइंग। हाँ, गुड पेइंग तो नहीं था। गुड पेइंग तो छोड़ ही दो यार, लोगों को बताना पड़ता था हम फिजियोथेरेपिस्ट करते क्या है, एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें, अगर इससे पेन भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। तो उस टाइम में जॉब मिलना भी बहुत डिफिकल्ट काम था।
और मिल मिला करके मतलब जॉब किया, तो उसके बाद धीरे 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 एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि नॉलेज तो थी, अलग अलग जगह सीखा, फिर उसमें मज़ा आने लग गया। उसके बाद में फिर ज़बरदस्त मज़ा आया और चीज़ें डे बाय डे बेटर हुई। ऐसा ऐसा कभी डाउट हुआ कि यार मैं कभी इनिशियली कि यार मतलब सब मैं उस रोल बैक करूंगा जब आपके प्रिंसिपल ने कहा था कि तुम किसान के बेटे हो, ये क्या डॉक्टर बनोगे, तो कभी उस टाइम ऐसा लगा अजीब सा कि यार देयर इज समथिंग आई नीड टू प्रूव, या फिर कुछ अलग करना है, दो यू वर ट्राइंग फॉर एमबीबीएस? वो एज ऐसी होती है ना, उसमें ऐसा लगता ही है कि आई वांट टू प्रूव, आई वांट टू प्रूव। बट यू कैन से कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे लगाओ कि गांव से थे, कुछ चीज़ें थी नहीं, इतना पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर वाले कह रहे हैं हाँ नहीं यार तेरे को कुछ करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, उनको भी पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। बट आज तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं एक डिफरेंट पैथ पे निकला, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा अच्छी है, मतलब कि एक अलग जीवन देखा और अलग जीवन जिया। सर जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने कई आर्टिकल्स में ही पढ़ा है, और ऐसा फील होता है कि देयर इज समथिंग हीलिंग, कुछ है आपके पास हील करने के लिए, बिकॉज देयर हैव बीन सर्टेन केसेस जहाँ पर ओके यहाँ पर मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट वुड इट राइट टू से कि काफ़ी सर्जन्स आपसे नफरत करते हैं? तो देयर हैव बीन सर्टेन टाइम्स, मैं मतलब बहुत बोल्ड लाइन बोल रहा हूँ कि सर्जन्स नफरत करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक ऐसे जगह पढ़ा है जहाँ पर करीबन आपने 100 सर्जरीज जो हो सकती थी, यू एडवाइज देम एंड वो नहीं हुई। एक्चुअल में ना जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज में उसमें सब में एक ही कंसेप्ट है, दे वांट टू अवॉइड सर्जरी, बट वो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे पेशेंट्स में आ जाता है। यहाँ पे भी अगर नी सर्जरी की बात करो तो उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, काफ़ी अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं जिनसे आप मतलब पेशेंट को चला के रख सकते हो। हमारे पास ही बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे वॉकिंग पेशेंट्स हैं जो फिट हैं और चल रहे हैं, कोई ऐसी सर्जरी की जरूरत ही नहीं नहीं। और क्या लाइफस्टाइल जो रहता है वही मेंटेन करते हैं या फिर कुछ का तो बेटर रहा, ओके कुछ का तो बेटर रहा, क्योंकि पोस्ट सर्जरी आप नीचे नहीं बैठ सकते, तो हमारे वाले केस में तो ऐसा है नहीं है, नेचुरल नी के साथ में, नेचुरल नी के साथ में। और अभी बहुत सारा कंसेप्ट भी चेंज हो चुका है, स्टेम सेल्स हैं, फिजियोथेरेपी के रिहैब बहुत अच्छे हैं, ऑफलोडर्स हैं जो नी को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। लो बैक पेन की अगर आप बात करते हो तो उसमें सर्जरी के बाद में भी कई लोगों को पेन दोबारा हो जाता है, जिसको फेल्ड बैक सिंड्रोम कहते हैं। तो मतलब बहुत फास्ट जल्दी नहीं जाना चाहिए, देयर इज नो रश टू गो टू सर्जरी। अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए थोड़े से टाइम के लिए, जितने भी टाइम अवॉइड कर सकते हैं, और उसके मतलब आपको रुकना चाहिए, रिहैब करना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि पोस्ट सर्जरी भी 80% काम फिजियोथेरेपिस्ट का है। एक आपने बहुत रिनोन्ड केस सुना होगा, बहुत नामी गिरामी, कि अरे नी सर्जरी तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी सक्सेसफुल नहीं हुई, सुना होगा आपने, है ना? बहुत अब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, किसी चीज की कमी तो थी नहीं, बेस्ट डॉक्टर है ना, बेस्ट डॉक्टर सब कुछ, लेकिन वहाँ जो सारा का सारा कमी रहती है, एक तो होता है प्री रिहैब, एक होता है पोस्ट रिहैब। सर्जरी से पहले भी रिहैब की जरूरत है। ओके जैसे आपका घर है और यू वांट टू मेक इट पेंट, रीपेंट आपको करना है, बना के खड़ा कर दिया, रीपेंट करना है। अब कोई आदमी आया, नहीं नहीं मैं इसी पे लेयर चढ़ा करके इसको पेंट कर दूंगा, तो आपको लग रहा है कि रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। सेम चीज प्री रिहैब है, उसमें पहले नी को या जिस जॉइंट में सर्जरी होनी है ना, उसको तैयार किया जाता है एक्सरसाइजेस से, ताकि उसकी रिकवरी फास्टर हो और बेटर हो। उसके बाद सर्जरी के बाद फिर पोस्ट रिहैब चलता है। अगर वो दोनों चीज़ें अच्छे से चल रही हैं तो ठीक हो जाती हैं। बट कई बार सर्जन बड़े रस रहते हैं एकदम कि नहीं अभी कर दो, मौका है अभी। मौका है मेरा मैंने नी सर्जरी कराई है, मेरा ACL टीयर हो गया था। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि जैसे मेरा हुआ, मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो मेरे एक फ्रेंड का भी ACL टीयर हुआ, उसने अभी तक सर्जरी नहीं कराई एंड ही इज डूइंग फाइन। और मैं अभी भी एक मैंने रिहैब भी प्रॉपर लिया, पोस्ट रिहैब तो प्री रिहैब तो सर सुना ही नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, मैं गया, सर्जरी कराई, सबने कहा यहाँ से होती है, यहाँ चले जाओ। तो पोस्ट रिहैब कितने टाइम का किया आपने? 15-20 दिन सर, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मेरी लेग इतनी वीक हो गई मेरे, और एक ना मेंटल फेयर भी डेवलप हो जाता है कि मेरी नी ना वो नहीं है जो असली थी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, उसका एक रीजन भी दे रहा हूँ आपको। आप पोस्ट रिहैब जो ACL का होता है वो 6 to 9 मंथ होता है।
6 to 9 months. 9 Okay. months. That's why आर्थ्रोस्कोपी के 80% केस फेल करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी। Okay. अभी पिछले 2-3 साल पहले भी आई थी कि 70 to 80% ऑफ आर्थ्रोस्कोपी आर फेल्ड, क्योंकि उसमें रिहेबिलिटेशन एक लैक रहता है। कई बार सर्जन्स उसको गाइड करना भूल जाते हैं कि भाई इतने लंबा रिहैब है। अगर पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाए तो लोग सर्जरी से मुकर जाएंगे। डेफिनेटली नहीं, सर्जरी भी कराएंगे तो उसके बाद रिहैब प्रॉपर करेंगे तो दे कैन लेकिन बी अगेन जो वो पहले थे। क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन हमारे पास होते हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, जब कंप्लीट एशियल टीयर है तो वहाँ सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है ना। बट उसके बाद रिहैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो प्रॉपर रिहैब। तो आप जैसे केसेस बहुत होते हैं कि 15-20 दिन रिहैब हुआ क्योंकि उन्होंने गाइड भी नहीं किया। आपकी भी गलती नहीं है, अगर वो लिख के दें, एक काउंसलर आपको बताए कि इतने लंबे टाइम आपको रिहैब करना है, तो डेफिनेटली आपकी पैर है और आप कहीं से उधार तो मांग नहीं सकते। ये तो दो ही है ना। ऐसा हो रहा है कि इट इज ब्रेकिंग की फिजियोथेरेपिस्ट वर्सेस सर्जन्स, ऐसा चल रहा है यहाँ पे कि एंड आई पर्सनली फील अगर मेरे को टाइम में थोड़ा पीछे भेजे, हाँ, तो मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहूँगा और अंडरस्टैंड करना चाहूँगा, यार मेरा घुटना है सर, मैं आप वो कहेगा आप सर्जरी कराओ और उसके बाद अपना कम फॉर रिहैब फॉर लाइक 9 months। एंड आई थिंक सो बेसिकली ये क्वेश्चन ना मोर लाइक कंपैरिजन है इंडियन जेनेटिक्स वर्सेस फॉरेन जेनेटिक्स, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे मैं कुछ बाहर के प्लेयर्स ले लूँ, दे आर वेल बिल्ट अप, 6 फुट 5 इंच, 6 फुट 4 इंच तगड़े। इंडियन प्लेयर्स आर लिटिल स्किनी थिन। मुझे समहाउ कभी लगता नहीं कि स्पोर्ट्स में वो compete कैसे कर रहे हैं। एंड आपने आई सीन यू ट्रीटिंग बोथ द पर्सनल्स, इंडियन भी, वो आपका क्या रहता है इसमें? नहीं, स्किनी थिन तो बाहर वाले होते हैं। बिल्ट भी अच्छा होता है। हाइट में जेनेटिक्स भी मैटर करती है, बट अगर आप देख रहे हो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आसपास में देखोगे कि जो बच्चे हैं आज की डेट के, जो न्यू जनरेशन आ रही है, वो अपने फादर से लंबे हैं। इंडिया में भी अगर स्टेट टू स्टेट आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको हाइट डिफरेंस मिलेगा हर एक स्टेट में। तो उसका पूरा जो सिस्टम है कि जब हमारा ग्रोथ हो रहा है, ऊपर की तरफ जब बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ रही है टिल एज ऑफ 18 और 19, अगर हमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा मिलता है तो हाइट अच्छे से बढ़ती है। और 20 साल के बाद में किसी को आप बहुत सारा फूड दोगे तो साइड में बढ़ेगा, जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। और बिल्ट की अगर आप बात करते हो तो उसमें काफ़ी हद तक डिपेंड है। लेकिन अगले 15 से 20 साल में आप देखोगे जो एथलीट इंडियंस भी आएंगे ना, बहुत लंबे होंगे। ओके, हाँ, दिस इज फॉर नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, क्योंकि इसमें ना एक बहुत बड़ा सिस्टम प्ले करता है कि स्पोर्ट पर्सन के पीछे उसमें न्यूट्रिनिस्ट भी रहेगा, कोच रहेगा, ट्रेनर रहेगा, और हर एक का रोल होता है। अभी जो चल रही हैं चीज़ें वो जीन टेस्ट पे चल रही हैं काफ़ी हद तक। दे विल फाइंड आउट कि इसको कौन कौन सी चीज़ें सूट करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी। जीन टेस्ट होता क्या है? जीन टेस्ट, जो हमारी पूरी बॉडी है वो जीन से बनी है। एक सेल में क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो उसके हिसाब से ही जेनेटिक्स जो आप बोलते हो कि मदर फादर से आए, जो आगे चलता है पूरा का पूरा, तो वो एक रेस के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि इसको कौन कौन सा फूड चाहिए, कहाँ कहाँ क्या रहेगा। जैसे घर में आप 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, सबकी हाइट तो इक्वल नहीं होती। ट्रू, ठीक है। उसका रीज़न यही होता है कि जो डाइट तो सबको सेम ही मिली है, बट किसी को कोई चीज़ सूट हो रही है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं हो रही। एक घर में खाना तो सेम ही बन रहा है, बट हाइट डिफरेंस है। ट्रू। तो वो इस वजह से कि सबका थोड़ा थोड़ा जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो अलग अलग होता है। भाई सारे भाइयों की तो आँख नाक सेम नहीं होती ना, थोड़ा चेंज रहता है, तो वो इसी वजह से होता है। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बाहर के प्लेयर्स देखो, जैसे मैथ्यू एडन को तो मैंने पर्सनली ट्रीट किया है। अच्छा। तो मैं देखा है जायंट, यार क्या हाइट है बंदे की, मतलब वो जायंट। आईपीएल में भी हमने प्ले करते हुए देखा है, उनका वो ऐसा लगता है बहुत बड़ा आदमी खड़ा है, 6.5 फीट एकदम लगता है कि देखते ही यार भाई ये क्या है। अगर बैठ जाए हमारे पास में, हम खड़े रहे तो हाइट फिर बराबर हो जाती है। तो लेकिन उन लोगों ने ना, उनके पास में वो सुविधाएं बहुत पहले से रही हैं। दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत पहले से रही हैं, तो उन्होंने उसको यूटिलाइज किया है। एक प्रॉपर न्यूट्रिनिस्ट मिलता है, जो अब मिल रहा है हमारे यहाँ जा करके। अभी हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे मोदी जी ने जो चलाया है खेलो इंडिया खेलो, ये सब एक अच्छे लेवल की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैं एक और बात बताऊँ आपको कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड में
डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन, विकसित देश, विकासशील देश, हम विकासशील देश में आते हैं। कोई भी देश विकसित जब तक बन नहीं सकता जब तक उसका स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर ऊपर ना उठे। ओके, ठीक है ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हमारी दिनचर्या में कोई समस्या आई तो आपने बहुत केस सुने होंगे, इसने सुसाइड किया, आप तो ऐसे शहर में रह रहे हैं हम, और आप तो यहाँ 8-10 सुसाइड हर दिन हो रहे हैं, ठीक है। बट स्पोर्ट्समैन हार्डली सुसाइड, क्योंकि वो रोज जीतता है, रोज हारता है, ही इज कंडीशन टू दैट। एक बार कैमरे वाले पीछे भाग रहे हैं 20-20, 30-30, फिर वो हार गया तो उसे कोई नहीं पूछ रहा, अपनी गाड़ी लेके जा रहा है। तो वो एक रियलिटी को हमेशा फेस करता है। और ये जो माइंडसेट जब आ जाता है ना किसी भी पर्सन में, तो वो नेशन कितना आगे जाएगा, क्योंकि उसने हारना सीख लिया। जीतना तो सीखना बहुत आसान है यार, जिसने हारना सीख लिया ना उसका मजा अलग ही है। बेसिकली जो हारा है ना, हाँ, बार बार हारा है, वो बेसिकली जीता है। ओके, दिस इज गुड। सर मैं इसी पे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने बीच में बताया कि मोदी गवर्नमेंट ने ये किया, तो डू यू थिंक द चेंज इन द गवर्नमेंट्स, जो पहले गवर्नमेंट्स थी, हम किसी के नाम नहीं लेंगे, बट यू हैव सीन कि आप 2000 उस टाइम से 2001, 3, 4, 5 तब एक डिफरेंट गवर्नमेंट थी, फिर डिफरेंट आई, और फिर एक 2 टेन्योर से बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या रह रहा है खेल का? क्योंकि मैंने पर्सनली एज अ थर्ड आई मैं बाहर से देख रहा हूँ कि अब हम ओलंपिक्स की तरफ सीरियस हैं लोग लेके। मैं यूरोपियन टूर्स में रहा हूँ काफ़ी, गोल्फ वगैरह में, और आई सीन द अरेंजमेंट्स, तो काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट होते थे उनके। फिर मैं अभी नेशनल स्क्वाड में भी हूँ गोल्फ में, तो अभी नेशनल गेम्स जो गुजरात में हुए थे मैं उसमें गया। ओके, तो माई एक्सपीरियंस वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट। नहीं तो मतलब कि मेरा परसेप्शन ही बदल गया कि यार स्पोर्ट पर्सन्स को ऐसे भी कोई रिसीव करने आ सकता है। ओके, कि गाड़ी आ रही है आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आपको रिसीव कर रही है, दे विल टेक टू द होटल, आप यहाँ रहिए, खाना पीना मिल रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर स्पोर्ट पर्सन का पूरा दिन तो मतलब हंटिंग में चला जाता है, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ रहना होगा, ये होता था। दिस वॉज वेरी कॉमन। आप स्पोर्ट पर्सन को मतलब मिलेंगे तो वो आपको बहुत सारी समस्याएं गिना देंगे। बट अभी ये चीज़ें बदली हैं। इस बार नेशनल गेम्स गोवा में थे और हमारा गोल्फ था तो वो दिल्ली में था, तो सारे के सारे प्लेयर्स यहीं सूर्या होटल में थे। 5 स्टार होटल फैसिलिटी, गाड़ियाँ मिल रही हैं स्पेशली गोल्फ कोर्स टू होटल में, पूरा फूड प्रॉपर मिल रहा है सुबह से लेकर शाम के अकॉर्डिंग मिल रहा है। और बड़ी बात ये थी कि आपने बहुत सारी बार सुना होगा ओलंपियंस को कंप्लेंट करते कि यार हमें फिजियोथेरेपिस्ट तो नहीं मिला वहाँ पे ओलंपिक्स में, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दिया हमें। कई लोगों ने बोला है, बीच बीच में बड़ी न्यूज नहीं है ये। यहाँ नेशनल गेम्स में फिजियोथेरेपिस्ट दे रही थी मैं फिजियोथेरेपिस्ट था और एक ट्रेनर था, डाइटिशियन थे, मतलब एवरीथिंग वाज देयर फॉर नेशनल गेम्स। अब आप इतना बेसिक सपोर्ट अगर दे रहे हो तो डेफिनेटली यू विल ग्रो, ठीक है ना। अब आपके पास मतलब ऐसा चांस नहीं है कि आप ग्रो ना कर पाओ, क्योंकि लोगों में आग तो है हमारे यहाँ, दे वांट टू ग्रो। अब वो ग्रो करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। एक माहौल आपने दे दिया उनको, तो दिस इज द चेंज, दिस द बेसिक चेंज व्हाट आई सी। ठीक है सर, वेरी नाइस पोर्ट्रेट, वेरी नाइस पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले ना एक बार अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा वो आइडिया देना चाहूंगा। आपने ना वो जरूर एक वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर ना सुंदर सुंदर कन्याएं, लाइक ब्यूटीफुल मॉडल्स, एक कायरोप्रैक्टर के पास जाती हैं और माइक रखा जाता है पास में, हाथ चटके जाते हैं कड़क कड़क, फिर गर्दन कड़क। मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि इज इट दैट चटकाना इज रियली रिक्वायर्ड, और व्हाट एग्जैक्टली होता क्या, व्हाट इज दिस, कि जरूरी है और ये कैसे, व्हाट इज रियल कायरोप्रैक्टर, होता क्या चीज है ये? अरे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बड़ा एक फैसिनेटिंग सी साउंड होती है, हाँ। तो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। बट जरूरी नहीं है कि कायरोप्रैक्टिक की हर साउंड में जब आप कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट कर रहे हैं कि साउंड आए। इसमें अलाइनमेंट स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक कहीं पेन नहीं है फिर भी अलाइन कर दिया, बेटर लग गया। नाइट्रस ऑक्साइड जब भी रिलीज होगी थोड़ा रिलैक्स लगेगा। अच्छा, इट्स लाइक गैसेस बबल्स होते हैं तो अच्छा लगता है, बट साउंड आना जरूरी नहीं है। अच्छा जो साउंड उसमें रील्स में आ रही हैं सारी की सारी वो गैमिक्स भी हैं, आती भी हैं, बट अभी तो कई बार हम देखते हैं पेट को भी चटका रहा है वो, तो हमें भी लगता है यार क्या है ठीक है ना। बट साउंड्स आती हैं, है ना, बट जरूरी नहीं कि हर एक में साउंड आए। और ये ना एक मतलब अब तो एक ये पूरा खेल सा ही बन गया है कि दे आर डूइंग दिस दैट, और ये हो गया।
बट सारी की सारी चीज़ें हम सोल्व नहीं कर सकते कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट से, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनली दोनों चीज़ ही करता हूँ। मैं एक फिजियो भी हूँ और एक कायरोप्रैक्टर भी हूँ, दोनों को करता हूँ। बट इफ़ यू गो विद हाइब्रिड अप्रोच दैट विल बी मच यूजफुल। हाइब्रिड मीन्स कि हाँ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। हाँ, आपने अलाइनमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट आप मसल को स्ट्रेंथ तो नहीं कर सकते ट्रू। कायरोप्रैक्टिक से। कब एक कायरोप्रैक्टर की कब जरूरत होती है और कब आप कहते हो कि इसको फिजियोथेरेपी में शिफ्ट करना है? देखो, इसमें एक बड़ी अच्छी सी चीज़ आपने देखी होगी कि कोई भी हो, आपका भाई हो, कोई हो, अरे ये तो बहुत एक्सरसाइज करता है फिर भी ये तो इंजर्ड होता रहता है, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो फिर भी मेरे को तो कभी कभी पेन होता है ना। ये बड़ा मतलब बहुत कॉमन फ्रेंड्स में भी रहता है। तो बेसिक जो ये आपकी ऑडियंस के लिए भी मैं बता रहा हूँ चीज़ को, कि दो चीज़ें होती हैं जो रोल प्ले करती हैं, स्टिफनेस, जकड़न, और दूसरी चीज़ होगी आपकी स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं इनकी मसल्स वीक नहीं होती। ओके। इनकी मसल्स वीक नहीं होती। यहाँ स्टिफनेस एक इश्यू होता है, क्योंकि वो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होती है। एस्कॉर्बिक एसिड जमा हो जाएगा जब आप एक्सरसाइज करोगे, वो स्टिफनेस देगी ही देगी, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो वो स्टिफनेस जो आती है मोबिलिटी को कम करती है, तो उनको कुछ भी करने में वो ब्रेक करता है, ठीक है ना। और मतलब एक डायलॉग है, जैसे कि हम देखते हैं, तो मैंने कोरिलेट किया गब्बर का वो डायलॉग है ना शोले फिल्म का, अच्छा। जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। हाँ। तो टूटेगा वही जो झुकेगा नहीं। जिसमें स्टिफनेस आ गई, मोबिलिटी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो ये तो होगी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए। जिनके अंदर फिर स्ट्रेंथ की कमी है, अब कई केसेस ऐसे आते हैं कि मेरे पास सुबह सुबह आ जाते हैं, 9-10 बजे फ़ोन आ जाता है, हिला नहीं जा रहा, बस बैक बोल गई है। मैं क्या कर रहे थे, कह रहा ब्रश कर रहा था। अब ब्रश कोई 20 किलो का तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अपनी भी स्ट्रेंथ नहीं ले पा रही, अपना भी वेट नहीं उठा पा रही, आप झुके हल्का सा और बस बोल गई। तो ये दूसरा केस है जहाँ आदमी कुछ भी नहीं कर रहा। बट इसमें बड़ा फर्क है, जिसको स्टिफनेस से इंजरी होती है बहुत जल्दी ठीक होता है। ओके। लेकिन जिसकी स्ट्रेंथ कम है, कुछ भी नहीं कर रहा, उसको ठीक होने में बड़ा टाइम लगता है। उसको स्ट्रेंथ बिल्ड करना है। स्ट्रेंथ बिल्ड करना है। दूसरा ना, स्ट्रेंथ बिल्ड करने से बड़ी बात क्या है निखिल, जो ये है कि एक माइंड सेट नहीं है उसका। एक्सरसाइज को लेके माइंड सेट ही नहीं है कि यार बस आपने सिखाया कराया, तो उसके बाद में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वो रिपीट इंजरी लेकर के आएगा 6 महीने में, 8 महीने में। फिर हम पूछेंगे जो एक्सरसाइज बताई थी वो की थी? ऑनेस्टली बताऊं डॉक्टर साहब, 3-4 महीने तो की थी, फिर उसके बाद तो नहीं की। हमें ऑनेस्टली पेन इसलिए हुआ है कि आपको बेसिक तो कुछ ना कुछ करना था। क्योंकि बॉडी का ना एक बड़ा प्यारी सी चीज़ है, बॉडी नीड ए रूटीन। ओके। अगर आपने एक रूटीन दे दिया कि मैं 3 किलोमीटर वॉक करता हूँ, रोजाना आप कर रहे हैं उसको, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आप हैवी वर्कआउट करो। अगर आप मॉडरेट वर्कआउट भी कर रहे हो ना और रेगुलर कर रहे हो तो इंजरीज नहीं हो। अच्छा। ठीक है ना, एक रूटीन आपने दे दिया, जितना चलाओगे उतना चलेगी। हाँ। बट एक फिक्स रूटीन में आप फिजिकल फिक्स रूटीन दे के रखिए बॉडी को। मेंटल फिक्स रूटीन मत दीजिए, वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। बट फिजिकली एक फिक्स रूटीन दे के रखना ज़रूरी है कि हाँ एक मॉडरेट एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ। गर्मी आ गई, यू स्टार्ट स्विमिंग, सर्दी हो रही है, यू स्टार्ट साइकिलिंग, बीच में कभी मन किया दौड़ लिए, बट यू हैव ए रूटीन। 20-25 मिनट का कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यू आर डूइंग, कार्डियो भी हो रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें आपको ना स्टिफनेस होगी ज़्यादा और ना आपको वीकनेस आएगी, तो यू विल बी पेन फ्री। दैट इज द ओनली मंत्रा। अगर आप मंत्र पूछो कि पेन फ्री रहूं कैसे, आपसे थोड़ा चीटिंग करूंगा मैं यहाँ पे। मैं वर्क फ्रॉम होम रहता हूँ। अच्छा। एंड आफ्टर कोविड आप देखोगे पूरा चेंज हो गया सिस्टम। इधर पीपल आर हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम। और इवन ये भी हुआ है, जो मेरे माँ बाप थे उनके टाइम पे फिजिकल वर्क ज्यादा था, मूवमेंट ज्यादा था, इतनी गाड़ियां नहीं थी। 2 किलोमीटर तक जाना था वो चले जाता। तब तो हम कुछ स्कूटी उठा लेंगे, बाइक उठा लेंगे, हम खत्म हो गया फिजिकल वर्कआउट। इट्स लाइक ड्रॉपिंग डाउन। आप मुझे क्या करोगे कि निखिल यार तू दिन में ना सिर्फ ये कर, यू विल बी फाइन। ऐसे नहीं बोलते कि 100% हमेशा ही सही रहेगा, बट यू विल बी फाइन इन दिस, कि ये सिर्फ ये करना है दिन में। जो बेसिक मैं आपको बताऊं इसमें कि एक फिक्स रूटीन अपना कर लीजिए।
पूरी बॉडी का, जैसे शोल्डर्स का हो गया, पुशअप्स आपने कर लिए, मतलब जो प्योर देसी वर्कआउट है जो पहले से चला आ रहा है। शोल्डर्स के लिए पुशअप्स कर लिए, पुलअप्स मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा लेग एक्सरसाइज कर लिए, स्क्वाट, लंजेस। एब्स के लिए आपने अलग अलग होल्डिंग वर्कआउट कर लिए, ठीक है ना। तो इतना करके, और कुछ आपने रनिंग कर ली। मैं काफ़ी बार कंपनीज में जाता हूँ लेक्चर देने, तो कई लोग उठ के आते हैं, सर सुबह से लेके शाम तक तो हम तो यहाँ से 9 बजे निकलते हैं, टाइम तो होता नहीं। मैं कहा अच्छा, पर सुबह किस टाइम? 9 बजे ही आना होता है ना। अगर हाँ, लेकिन फिर सुबह भी टाइम नहीं होता। बस जिसके पास टाइम नहीं है वो हाथ उठाओ। तो उसमें से 80% लोग हाथ उठा लेते हैं, मेरे पास नहीं है। मैं कहा आपको दौड़ लगानी है क्योंकि आपका समय कम है। भाई आदमी वॉक करेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो आप रन करिए। और उस बात को मैं रियली अपने ऊपर भी एप्लीकेबल करता हूँ। ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि मैं बहुत सुबह, मेरा दिन बहुत जल्दी शुरू होता है, किसी किसी दिन ऐसा होता है कि यार टाइम है ही नहीं आज तो सच में। तो ऑन दैट डे आई डू 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मैंने रनिंग कर ली, तो वो 18-20 मिनट में हो जाती है मेरी। आई एम हैप्पी, मतलब कुछ तो कर लिया। क्योंकि अगर टाइम नहीं है तो भाई दौड़ लो। एक मज़ेदार बात है एक्सरसाइजेस में, ज़्यादातर लोग बोलते हैं, जैसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन हो गया कि मैं 1 तारीख से करूँगा, और 1 तारीख से एक्सरसाइज करने वाले होते हैं 15-20%, न्यू ईयर को छोड़ के। 15-20% होते हैं जो बोलते हैं मैं 15 से करूँगा, और कुछ होते हैं मैं कल से करूँगा। ये तो 70% होते हैं। ये सारे मिला के हो गए 99%, ये कभी कुछ नहीं करते। सिर्फ 1% करते। यू आर राइट। तो एक बेसिक रूटीन मतलब बनाना जरूरी है इफ़ यू वांट टू बी पेन फ्री, और थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लगता है। काफी ना एक फॉलोअप क्वेश्चन है, काफी ना मिथ्स हैं कि बैक पेन को लेके। फॉर एग्जांपल कि तुम एक सर्टेन वे में बैठोगे तो बैक पेन होगा, या तुम ओवरवेट हो रहे हो थोड़ा सा बैक पेन होगा। क्या यूजुअली बैक पेन होता किस वजह से है? जो अभी हमने बात कर रहे थे, या तो स्टिफनेस होगी या मसल वीकनेस होगी। सिर्फ 2 चीजें, बस 2 ही हैं और कुछ भी नहीं है। बेसिक रूटीन आपने कर लिया, पेल्विक मसल्स का मूवमेंट कर लिया, ग्लूट्स का स्ट्रेंथ कर लिया, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ, बेसिक एक्सरसाइज भी कर ली, बिल्कुल नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर बैक पेन हो गया तो ठीक ही नहीं होगा, अब तो ये ऐसे ही रहेगा। आपने सुना भी होगा, ये मैंने सुना, एक बार आया तो जिंदगी भर अगर आप तो मैं जिंदगी भर हो गया। भाई ऐसा नहीं है। तो अगर आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया तो फिर नहीं रहेगा वो। जैसे एक मेरे पास में एक फादर डेनिस आते थे, बड़े मजाकिया आदमी एकदम। मैंने पूछा फादर हाउ इज योर पेन? वो वाज फ्रॉम केरला। तो ऊपर से नारियल तोड़ने में नीचे गिर गए, बैक हर्ट हो गई। तो बड़े मजाकिया आदमी, फादर पेन कैसा है आपका? तो बोल रहे हैं यार दिस इज जस्ट लाइक माई वाइफ, दैट्स नेवर लीव मी अलोन। मैं क्या ऐसा नहीं है। देन वी ट्रीटेड हिम। उसके बाद में वो सॉर्ट हुआ। मैं हाउ इज योर वाइफ? कह रहा नहीं अभी मुझे छोड़ रही है बीच बीच में। तो वो छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं छोड़ेगा आपको। सर जैसे हमने बात की, और मैं काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट जो आसपास हैं, मतलब मेरे नेटवर्क में हैं, दे फील दे हैव अ वेरी गुड नंबर ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट्स और क्यूरिंग पेशेंट्स। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि अगर एक सर्जरी भी हुई है, दे हैव द मैक्सिमम नंबर की, मतलब जैसे सर्जरी तो 20% होता है, कहते 80% हमने ठीक किया है। आप इस जो आई कैन कॉल दिस फिजियोथेरेपी ईगो, ठीक है, मैं सॉरी मैं ये बोला मैंने, बट दिस इज मोर लाइक अ फिजियोथेरेपी ईगो। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? ये बात तो सही है कि पोस्ट सर्जरिकली नॉट फिजियोथेरेपी ईगो। फिजियोथेरेपी ईगो वाली बात सही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 80% तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको सही करता ही है। ट्रू। हाँ। बट कहीं ना कहीं निखिल कुछ और भी है। एक बार क्या हुआ, ओपीडी में एक पेशेंट आया मेरे पास में, और रिसोन भी MRI, और मैंने लगा करके उसको देखा। मैं देख रहा हूँ यार स्माइल को टूट के ऐसे चढ़ गई, टूट के ऐसे चढ़ गई, और लोअर बैक टूटी चढ़ गई। अब मैं उसको देख रहा हूँ, मेरा पेशेंट कहाँ है, क्योंकि जिस लेवल से वो टूटी हुई थी तो मेरे को लग रहा था कि यार ये पेशेंट तो व्हील चेयर पे होगा या बेड पे होगा। तो उसने कहा मैं ही पेशेंट हूँ। फिर मैंने पेशेंट की तरफ देखा, फिर देखा कि गलत तो नहीं देख लिया MRI। फिर लगा के देखी, अब लगा के फिर देख रहा हूँ, फिर यार ये तो टूटी हुई है। मैं कहा आप ही हो? कह रहा हाँ।
मगर नाम क्या है आपका? तो उसमें लिख रहा था MRI में कालू नाम था। हम्म, कहना हाँ कालू नाम है मेरा। अच्छा मैं तुम्हारी है, मगर किसी से गलती तो नहीं होगी करने में? मैं हुआ क्या था, हम्म, तो वो बहुत पुरानी बात थी, दिल्ली सरिता विहार के आसपास किसी गांव का था, जसोला गांव का था पेशेंट। तो उसने बताया कि जब मेरे पास आया तो कुछ 54 या 55 एज का था। उसने बताया कि व्हेन ही वाज यंग, 20-25 साल की एज में था, तब वो फर्स्ट फ्लोर से गिर गया था। ओके, उसके बाद उसको बैक इंजरी हुई। बैक इंजरी होने के बाद में वो बैक टूट करके ऐसे चढ़ गई। मगर फिर ये कैसे, मतलब किस हॉस्पिटल में आप गए? कह रहा नहीं हॉस्पिटल में तो नहीं गए, वो कोई वैसे ही कोई मांगने वाले जा रहे थे महाराज जी टाइप, जो उन्होंने कहा यार इसको ना मैं इससे बांध देता हूँ, इसमें चारपाई में बांध दिया। बेड भी नहीं थे यार उस टाइम, गाँव में कहाँ बेड थे, तो चारपाई में बांध दिया, बांध के उसको छोड़ दिया। कह रहा मैं आऊंगा मैं ही खोलूंगा इसको। वो 3-1 महीने बाद आया, कह रहा उसने जब खोला, कह रहा मैं बंधा रहा, खाता पीता वहीं रहा, वो टॉयलेट वगैरह उस बेड पे ही करता रहा। उसने जो बताया वो मैं देख रहा था बहुत देर तक कि यार कितना मतलब अच्छा हुआ कि ये हॉस्पिटल नहीं गया, एक अच्छा आदमी इसको मिल गया वहीं के वहीं। अगर वो हॉस्पिटल जाता निखिल तो व्हीलचेयर पे ही होता, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंजरी होती है ना, रोड एक्सीडेंट हुआ, स्पाइनल कोड टूटी, सबसे ज़्यादा इंजरी शिफ्टिंग में होती है। जो टूटने से जो इंजरी होनी थी हो गई, उसके बाद जब शिफ्ट करते हैं ना, इधर से उठा के इधर शिफ्ट किया, हाँ, वो मैक्सिमम रीजन होता है इंजरी का। तो उसके केस में वो बच गया। अब आप क्या बताओगे इस चीज़ को? आपको लगता है कि हम 100% केस ठीक करते हैं? अगर मेरे पास सारे केस आते हैं मैं सारे के सारे ठीक करता हूँ? नहीं। तो मतलब भगवान तो नहीं है, ये तो क्लियर है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन्हें देख के हमें भी लगता है कि यार ये हुआ क्या, हाउ दैट हैपेंड। मैंने काफ़ी जगह दिखाया वो लोगों को, MRI हमारी मेडिकल फील्ड में, नहीं ये तो व्हीलचेयर पे होगा। भाई चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। इट्स अ मिरेकल। मिरेकल, बिल्कुल मिरेकल। अभी जब वो मेरे पास आया था तो कह रहा मैं 2nd फ्लोर से सिलेंडर उतार रहा था और सीढ़ियों पे गिर गया। मैं कहा बाबूजी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं कहा आप ये जो है अब जो जादूगर वाले काम है ये बंद कर दो। ऊपर वाले ने एक लाइफ लाइन दे दी बहुत है। मैं कहा आपको पता भी नहीं है, क्योंकि पेशेंट इतना एजुकेटेड नहीं था। अगर आज चोट लग जाए गूगल में पढ़ के देख ले, अच्छा ये है ना, मैं तो चल ही नहीं पाऊंगा। माइंड सेट भी है, पता ही नहीं है। यहाँ पर 2 चीजें उठती हैं, इधर तुम अवेयर नहीं हो या फिर तुम्हारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारी विल पावर बहुत स्ट्रांग है क्योर होने में। हाँ, ये रहता है। माइंड सेट का तो बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है माइंड सेट का। और कई बार तो मतलब कि बड़ी अजीब घटना होती हैं। एक घर में गया मैं, वो ग्रेट नोएडा में वो शिफ्ट हुए थे, 2003-4 की बात है। यहीं से दिल्ली से ही शिफ्ट हुए थे ग्रेट नोएडा में। उनको अपना घर बेचना पड़ा था। दे गॉन टू वन हॉस्पिटल इन दिल्ली, और माता जी का खाली थायराइड चेक कराने गए। वो चक्कर खा के गिर गई टॉयलेट में, और वो एडमिट हो गई ICU में, कुछ 20-30 दिन ICU में रही। बिल्स आप समझते ही हो कितने ठीक ठाक आते हैं। उन्हें अपना घर बेच करके ग्रेट नोएडा शिफ्ट होना पड़ा, और वो कोमा में चली गई। तो वो लामा लेकर के गए। लामा होता है कि अगेंस्ट मेडिकल, लीव अगेंस्ट मेडिकल, हाँ लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लेकर के वो चले गए ग्रेट नोएडा। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो बड़ा सुनसान सा था ग्रेट नोएडा उस टाइम। तो मैं जा रहा, एक फिजिशियन मेरे को मिल गए वहाँ से आते हुए, कहाँ जा रहा है? वो हमारे हॉस्पिटल के थे। मैं एक पेशेंट है उधर देखने जा रहा हूँ। अरे मैं बोल के आ गया उसको गंगा जल डालना है और कुछ नहीं करना है ना, कि कुछ नहीं हो सकता यार उसका। अच्छा मेरा मन क्या करा, बस हाँ आ रहा हूँ मैं। फिर भी मेरा मन क्या यार एक बार हो आऊँ, चला जाता हूँ एक बार जाके देख तो लेता ही हूँ, बुलाया है तो। अब उसके घर के मैं बाहर गया तो वहाँ थोड़ा सा मतलब हॉट टॉक चल रहे घर में अंदर। तो मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए था, बट मैंने उनकी हॉट टॉक सुनी, गलत था। अब हॉट टॉक क्या चल रही है, उनकी बहू बोल रही है कि नहीं नहीं घर में नर्स नहीं आएगी, मम्मी की सेवा मैं ही करूँगी। अच्छा, हाँ अरे ये तो बड़ा अच्छा घर है। फिर मैंने बैली बजाई। मैं कहा कम से कम लोगों में एक इंसानियत है, भाव है, चीज़ अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ है। बैल बजाई, मैं अंदर गया, हाँ ये आइए आइए। मैं गया, फिर वो तो मैंने बता ही दिया था उन्होंने मुझे कि कोमा में है, ये है वो है। मैं जाके पूछा मैं नाम क्या है इनका? कह रहा बिमला नाम है। तो बिमला, मैंने कहा बिमला जी आंखें खोलो, पैर चलाओ। और भाई पता नहीं क्या हुआ, सडनली उनका कोमा टूट गया। उसी टाइम टूट गया। मतलब मेरा कोई रोल नहीं है,
दूर but दूर। you were present at बट that time. आई वाज प्रेजेंट और मेरे हाथ लगाया वो कोमा टूट गया। उसके घर वाले कहने आपने क्या किया है? मैं भाई मैंने कुछ नहीं किया है। उसने हाथ हिलाना चालू कर दिया, आंखें खुली उसकी, और वो माता जी पूरी ठीक हुई। उसके बाद में 8-10 साल वो जी। सर आप ना इसको बहुत कैजुअली ले रहे हो। आप जैसे बोल रहे हो ना मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं रिसर्च कर रहा था, रेड अबाउट दिस, पीपल कॉल यू हीलर, ठीक है? तो आप शायद आप बहुत हम्बल हो इस चीज को लेके, बट अगर आप इमेजिन करो, मैं जैसे इमेजिन कर पा रहा हूँ किसी के लिए, किसी मतलब कोई उठ नहीं रहा है एंड यू बीइंग देयर वो उठ गए, तो इट्स अ ब्लेसिंग, बिग थिंग। बट मतलब मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि आई हैव एनी पावर, है ना? अगर ऊपर वाले को कुछ कराना है हमारे हाथ से किसी पर्टिकुलर टाइम में तो करा दिया, काइंड ऑफ दैट, है ना? ऐसा नहीं होता, मतलब कि ऐसा तो कई बार तुक्का लग जाता है कि आप एक पेशेंट को, मैं देख ही रहा था उसके घर पे एंड सडनली ही गॉट सम हार्ट इश्यूज, और मैंने फिर CPR देना चालू किया, सेव हुआ, पेशेंट की लाइफ बची। बट ये सारा का सारा मतलब, चलो CPR में तो मैंने काम किया, मैं मान रहा हूँ, बट पहले वाले में कोई काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं कोमा तोड़ना जानता हूँ, है ना? तो दिस इज ब्यूटीफुल, ठीक है यार, चलो बहुत अच्छा था। सर मैं इस पॉडकास्ट में थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहूंगा, जहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन हो गए या फिर एथलीट्स हो गए, और यू हैव बीन वेरी एक्टिव देयर। आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि यूजुअली इंडियन स्पोर्ट्स के अंदर क्या लोगों को आपको लगता है कि यार ये तो प्रॉब्लम आती है, एंड एज कम्पेयर टू जो बाहर फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, उनकी टेक्नोलॉजी जो है हम इंडिया में वो कम्पीट कर रहे हैं? आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। एक तो आपने पूछा स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, और दूसरा टेक्नोलॉजी की हम कम्पीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। स्पोर्ट्स इंजरीज में बीइंग ए स्पोर्ट्स फिजियो, जैसे हम प्रोफेशनल है, हमारा काम होता है स्पोर्ट पर्सन को इंजरी फ्री रखना। ओके, इंजरी ना हो तो हमारा काम टॉप अच्छा लेवल पे है, ठीक है? अगर इंजरी हो गई हमारे होते हुए तो हमारा रोल क्वेश्चनेबल है। ओके, मैं इस सेंस में नहीं सोचा था। ठीक है ना? दिस इज टोटल डिफरेंट व्यू। हाँ, क्योंकि सेम लाइक जैसे पुलिसमैन है आपके आसपास में, अगर वो हैं, थाना चौकी सब कुछ है, फिर उसके बाद में भी चोरी हो रही है, चोर पकड़ने का काम नहीं है उनका, उनका रोकना काम है, ना हो। तो सेम हमारा है कि स्पोर्ट्स इंजरीज होने ही नहीं देनी है। अगर कोई डेडिकेटेडली आपके साथ में काम कर रहा है स्पोर्ट पर्सन, तो वो हमारा काम है। स्पोर्ट्स इंजरी अगर हो गई तो एक कर्स है, एक अभिशाप है स्पोर्ट पर्सन के लिए। अगर वो 4-6 महीने भी दूर हो गया स्पोर्ट्स से तो बहुत पीछे रह जाता है। ओके, क्योंकि स्पोर्ट पर्सन एवरीडे बहुत मेहनत करता है, और स्ट्रेंथ तो आप समझते हो कि बिल्डिंग है, डे टू डे बिल्डिंग है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आप ब्रश करते हैं, 1 मिनट लगता है ब्रश करने में, 2 मिनट लगते हैं, पूरे महीने का टाइम जोड़ोगे तो 60 मिनट लगता है। और मैं आपको कहूँ यार लास्ट वाले दिन करना है 1 घंटे, तो क्या बदबू चली जाएगी? नहीं। सेम थिंग स्पोर्ट्स में भी जो बॉडी बिल्डिंग है और ये सारी की सारी चीज़ें ना, मोबिलिटी स्ट्रेंथ, वो वही है कि यू नीड टू डू एवरी डे। जैसे हम बात बोल रहे हैं रूटीन, बॉडी को एक रूटीन चाहिए। तो वो दूसरा टेक्नोलॉजी का मैं बहुत फोन रहा हूँ, बिल्कुल जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो हम यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि मायो क्लिनिक्स हैं USA में, दे आर द रिनोन्ड क्लिनिक्स, जिनके पास में बिल्कुल एकदम पूरी एडवांस फैसिलिटी होती है। तो मेरा पहले से ही बड़ा दिमाग रहा है, जो हमारा क्लिनिक है उसका नाम है एडवांस्ड फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। एडवांस का मतलब होता है आगे, और एडवांस्ड का मतलब होता है सबसे आगे। तो इस चीज को तो मैं फलीभूत करने में लगा रहता हूँ। जो वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी वो हमारे यहाँ होनी चाहिए। भाई हमारे यहाँ के स्पोर्ट पर्सन कम थोड़ी है किसी से, ट्रू है ना? तो हमें वो फैसिलिटी तो उनको देनी चाहिए। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा दिमाग चल रहा है कि नहीं हमारा बंदा जो है ये टॉप लेवल पे खेले, तो टॉप लेवल पे खेलने के लिए ना फिर हमें उसको टॉप फैसिलिटी देनी जरूरी है। तो वो हम करते हैं, वो पूरा का पूरा मतलब कि अच्छे तरीके से करते हैं। तो इंडिया में वो टेक्नोलॉजीज हैं एज कम्पेयर टू जो बाहर US में होगी या फिर ऑस्ट्रेलिया में होगी? हाँ डेफिनेटली हैं, मतलब हम पीछे नहीं है? ना ना ना, बिल्कुल पीछे नहीं है। बहुत अच्छी कंपनीज हैं यहाँ पे इंडिया में, बहुत सपोर्टिव हैं, जो हमें मोडलिटीज देती हैं, जिनके पास में काफ़ी मशीन्स होती हैं, जर्मनी की, USA की। जैसे लेजर थेरेपी थी, क्लास 4 लेजर थेरेपी, ये आप मान के चलिए 2010 में लॉन्च हुई USA में, और 2011 में हमारे पास थी। परफेक्ट है। काफ़ी महंगी थी, 2011 में 16 लाख रुपए की मशीन होती थी, तो महंगी होती थी बट थी। मतलब उसके लिए मैंने मेरा एक छोटा सा एक घर लिया था, वो मैंने सेल ही कर दिया था। मैं कहा नहीं यार पहले बिजनेस बढ़ाते हैं मतलब लोगों को एक अच्छी टेक्नोलॉजी से ट्रीट करेंगे तो।
क्योंकि हमारा काम ना पूरा का पूरा रेफर बेस्ड है। आप आए, आप ठीक हुए, आप दूसरे को भेजोगे, तभी तो भेजोगे जब आपको रिलीफ हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें अपना काम बिल्कुल बेस्ट तरीके से रखा टेक्नोलॉजी वाइज, और अपग्रेडेशन पूरा करते ही रहते हैं, खुद का भी अपग्रेडेशन जरूरी होता है, ठीक कोई है ऐसा ना। एक्सपीरियंस है कोई स्पोर्ट्स पर्सनल के साथ जो आपको अभी भी ऐसा लगता है यार जस्ट केम इन एज अ मिरेकल, या फिर समथिंग रियली डिफरेंट हैपेंड? देखो बेसिकली क्या होता है ना, हमारे लिए तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो यूजुअल डे होता है कि यार हम काम कर रहे हैं। एक दिन मेरे पास एक कॉल आया, किसी हमारे एक पेशेंट का आया, कह रहा डॉक्टर साहब कैन यू कम टू डीएम ऑफिस। क्या हो गया भाई? डीएम ऑफिस क्यों बुला रहे हो? कह रहा नहीं, वो आप जानते हो ना, हमारे यहाँ के जो डीएम थे सुभाष एलवाई जी, वो अभी वर्ल्ड चैंपियन है बैडमिंटन में, पैरालंपिक में, और उन्होंने अपना सिल्वर मेडल भी लिया था बीजिंग में। और ये अभी इस बार पेरिस पैरालंपिक्स में भी जा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने बुलाया सर के लिए कि आप एक बार आ जाओ, मैं प्रॉब्लम तो बताओ क्या है। मैं आ तो जाता हूँ, कहने लगे कुछ स्वेलिंग है फुट में, इज नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू प्ले। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि सर ने, उन्होंने बताया सुभाष जी ने कि यार मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ। और 15 अगस्त का दिन था वो, बट हम तो सारे दिन ही काम करते, ठीक है ना, क्योंकि नेशन फर्स्ट, देयर इज नो हॉलिडे, नो हॉलिडे। तो चलता ही है कि कोई स्पोर्ट पर्सन बुला रहा तो चलो देखना चाहिए यार, इस लेवल पे भी जा रहा है हमारे देश के लिए। तो 15 अगस्त में जाकर के उन्होंने, वो खुद भी काम कर रहे थे, he was not on leave, तो जाके देखा तो he was not able to walk। उन्होंने कहा यार 27 तारीख की मेरी फ्लाइट है एंड आई वांट टू प्ले। मैंने बड़ी मेहनत की है, बट अचानक से ये हो गया। तो वी स्टार्टेड, जब भी हमने फिर लेजर वगैरह लेकर के गए थे और वहाँ उनको ट्रीटमेंट दिया, उनको बेटर फील हुआ, और वो पूरा मतलब आप मान के चलो 10-12 दिन में पूरे क्योर हो गए। और फिर बीजिंग ओलंपिक गए, वहाँ से सिल्वर लेकर के आए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हमने जीत लिया। वो इमोशन जुड़ जाता है। नेशन के लिए, देश के लिए तो आ ही रहा है ना, कुछ भी चीज़ आ रही है, हमारे यहाँ ना होके कहीं और जाता तो मुझे कितना अच्छा लगता है ना कि एक इस तरह का हुआ है। काफ़ी स्पोर्ट पसंद आते हैं, काफ़ी गाँवों से बच्चे आते हैं जिनके लिए मेडल से भी बड़ी चीज़ होती है कि सर मेरा ना अभी 5 दिन बाद ना पुलिस में फिजिकल है। अब उनके लिए तो वही गोल्ड मेडल है भाई, है ना, कैरियर है। तो दे विल कम, और बड़ा मतलब इमोशनल सा होता है, सर कुछ कर दो बस। यार करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब वील डू, और उसके बाद में वो खुश होकर के आते हैं, यार सर थैंक यू यार सर, मैं सेलेक्ट हो गया, फिजिकल हो गया मेरा। इंजरी थी, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है हमारे पास में, तो बहुत जल्दी पेशेंट बेटर भी हो गया। यंग एज होती है ज़्यादातर जो स्पोर्ट पर्सन आते हैं, जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। मतलब जिस दिन क्लिनिक में मिठाई ना आए तो हमें लगता है कुछ कमी हो रही है। बट वो अच्छा लगता है उसे थिंक कि चलो ठीक है, सेलिब्रेट में ना एक वो भी है कि यू स्प्रेड अ लॉट ऑफ एनर्जी। मैं काफी एनर्जी को मतलब आई थिंक कॉज ऑफ मेडिटेशन एंड ऑल, तो हम एनर्जी थोड़ा रीड करते हैं। अच्छा, नॉट एग्जैक्टली रीडिंग बट फील करते हैं थोड़ा सा। मैं रीड गलत वर्ड बोल गया। तो आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए ना ये भी फील हो रहा है, एक ना थोड़ा करिज्मेटिक एनर्जी रहता है। तभी मैंने आपको हीलिंग वर्ड बोला था, क्योंकि आई फील इट। जो आप कभी स्टोरी बताते हो ना, तो मैं आई जस्ट गेट इनटू इट, अंडरस्टैंड करना। यहाँ पर मेरा कि वो मेडल लेकर आते हैं, हाँ 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 मेडल लेकर आए, तो यू गेट दैट, तो वो रहता है, यू हैव दैट एनर्जी सर। क्योंकि इसमें ना इसमें एक कैच है। जो मेडिटेशन मैंने जाना, मतलब मेडिटेशन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, जो मेरी समझ में आया कि आप जिस काम को कर रहे हो ना 100% उसी को इन्वॉल्व होकर करो, दैट इज मेडिटेशन। जैसे अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं यही हूँ, अब मैं क्लिनिक में नहीं जा रहा कि वहाँ क्या चल रहा होगा। अच्छा क्लिनिक में हूँ, पेशेंट के साथ हूँ तो वहीं हूँ, फिर घर नहीं जा रहा। मतलब दिमाग मेरा वहीं प्रेजेंट होना चाहिए सर। तो जैसे एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर है नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में, आर देयर एनी अदर कॉम्पिटिटर्स आउट देयर जो सेम लेवल पे सपोर्ट दे रहे हैं? यार अभी फिजियोथेरेपी लेवल में तो वी आर डूइंग वेरी गुड। आई थिंक यू नेम स्पोर्ट पर्सन, जैसे क्रिकेट की आप बात करते हो तो बहुत सारे लोग, शिवम मावी अभी जो आईपीएल में चल रहा है, सरफराज खान, प्रवीण रवाना, कपिल देव एज वेल। हाँ कपिल देव जी, वो तो हम गोल्फ खेलते रहते हैं जेपी गोल्फ कोर्स में, तो जेपी में भी हमारा सेंटर है गोल्फ कोर्स में। ओके मैं रिलेटेड टू गोल्फ ओनली। तो मतलब आप
ये ऐसा नहीं, क्रिकेट नहीं, आप गोल्फ का नाम लोगे, गोल्फ में मैं यूरोपियन टूर में शुभांकर शर्मा के साथ रहा हूँ। अभी लास्ट वीक की 7th नंबर पे फिनिश किया उसने सिंगापुर में। अभी रिसेंटली DLF गुड़गांव में चल रहा है यूरोपियन का, उसमें भी खेल रहा है, इज डूइंग गुड। बहुत सारे गोल्फर हैं पूरे इंडिया से, तो गोल्फर बहुत ही हैं, क्योंकि मैं गोल्फ फ्रेटर्निटी से काफ़ी जुड़ा हूँ। इस स्विमिंग में आप जाएंगे तो दिशा भंडारी है, वो भी यूपी लेवल में बहुत अच्छा किया उसने। और टेनिस में भी बहुत सारे लोग हैं, एक लड़की थी आरजा चक्रवर्ती, उसने 4 विंबलडन खेले थे जूनियर के। ओके। हाँ, तो मतलब हर एक, आप यू नेम द स्पोर्ट्स, आई विल टेल यू द स्पोर्ट पर्सन। ओके। जो हमारे साथ में मतलब करके गए हैं, जैसे नीरज चोपड़ा, ओलंपियंस बहुत हैं। हाँ, ओलंपियंस, पैरा ओलंपियंस बहुत हैं, मतलब जिन लोगों के साथ में हमने वर्क किया है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है इनमें। पैरा ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अलग फील होता है, क्योंकि या तो बंदा व्हील चेयर पे होगा, या हाथ मिसिंग है, या पैर मिसिंग है, एंड स्टिल दे आर डूइंग विद नॉर्मल कैपेबिलिटीज, काम कर रहे हैं। जैसे स्पेशल हो गए। हाँ, स्पेशल हो गए, लेकिन स्पेशल का एक बहुत अच्छा नाम दिया मोदी जी ने, दिव्यांग। दिव्यांग मेरे को नहीं पता था। दिव्यांग, जो कितना अच्छा नाम है ये दिव्यांग, मतलब अच्छा भी लगता है कि यार उनको भी ऐसे फील नहीं हुआ कि कुछ क्या है, और मतलब एक अलग ही एनर्जी है मोदी जी की भी, अगर मैं देखूं तो क्योंकि एक नाम निकाल करके देना भी एक बहुत बड़ी बात है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सारे के सारे इसमें। तो दिव्यांग लोगों के साथ में अगर आप काम कर रहे हो, जो पैरालंपिक में खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। व्हील चेयर रग्बी में तो मैं उनके साथ तो यू कैन से कि सर्विसेज देता हूँ व्हील चेयर रग्बी को विदाउट एनी कॉस्ट। जहाँ भी उनके टूर्नामेंट होता है मैं जाता हूँ कि हाँ मैं आ रहा हूँ। दे वांट टू प्ले, आप व्हील चेयर पे हो फिर भी आप खेलना चाह रहे हो, इट मींस जिंदगी है, और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब कितनी एनर्जी है। अब वो कंप्लेंट करते नहीं बैठ रहे हैं, ये है नहीं, तो ही मज़ा है ना जीवन का। अगर आप कंप्लेंट नहीं कर रहे हो कहीं भी, ठीक है यार, ये तो चलना ही है, क्योंकि कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है, 2 ही चीज़ें हैं जीवन में। कंट्रोलेबल वो होगी जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, अनकंट्रोलेबल वो होगी जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर किस लिए कंप्लेंट करनी है यार। ये मैं सीखता हूँ जो पैरा ओलंपिक प्लेयर्स हैं, दे नेवर कंप्लेन, नहीं मुझे यही इसी में करना है, तो बड़ी एनर्जी मिलती है लोगों से। That's beautiful. सर, अब हम यहीं पे इसको थोड़ा सा अंत विराम देंगे। बिफोर वी एंड दी पॉडकास्ट, मैं आपसे ना लास्ट थॉट लेना चाहूँगा। इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारी GDP भी ग्रो कर रही है, और देयर आर डिफरेंट नेशंस, USA है, रशिया है, चाइना है, यूरोप के काफ़ी कंट्रीज हैं। आपको अभी इंडिया को आगे देख के कैसा लगता है कि व्हाट रोल कैन यू प्ले, और योर गाइडेंस में भी आपका कोई थॉट है उसके लिए, टू बूम इंडिया मोर बेटर इस टाइम पे? आपकी क्या व्यू है इसके ऊपर? बहुत बढ़िया। बेसिकली जो हम सीखते हैं ना, लोगों से बहुत सीखते हैं। एक यूथ मेरे पास आता है काफ़ी, मतलब कि रोहताश चौधरी से मैंने बहुत सीखा। एक पेशेंट है हमारा, जो हम जनरली देखते हैं कि अलग अलग कंट्री अलग अलग चीज़ें हैं इकोनॉमी में। USA का अलग है, स्विट्जरलैंड, कहीं टूरिज्म है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, जितनी सऊदी अरेबियन कंट्री है उनका ऑयल है। इंडिया के पास में जो पॉपुलेशन है ना, वो उसका सबसे बड़ा हथियार है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि 50% जो पॉपुलेशन है वो 25 साल की उम्र से कम है। 50% जवान बहुत ज़्यादा है। तो यूथ को अगर संभाल लिया हमने तो उससे बेटर कुछ भी नहीं। अब जब आप ये कह रहे हैं संभाल लिया हमने, किस सेंस में बात कर रहे हैं? संभाल लिया इन द सेंस कि यूथ जो है ना, हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ से भटक भी रहा है, काफ़ी यूथ भटक रहा है। जैसे मैं रोहताश चौधरी की आपको बात करता हूँ, ये मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है, क्योंकि इनको मैंने ट्रीट किया था काफ़ी पहले, और इनका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलेंगे उसको, कि डिस्क पूरा फट गया था, और बोनी इंजरी भी थी उसमें, बट लिफ्टेड समथिंग, और रेसलिंग वगैरह करते थे। तो उस टाइम बड़े मुश्किल से, मतलब काफ़ी लंबे टाइम रिहेबिलिटेशन चला, ठीक हुआ। अचानक दिन मेरे पास आए कहने लगे मेरे को ना गिनीज रिकॉर्ड बनाना है पुशअप्स में। मैं कहा अच्छा, मैं कितने पुशअप्स करने हैं? तो उन्होंने बोला 10,000, मुझे सुनाई दिया 1,000। मैं कहा 1,000 तो बहुत ज़्यादा है यार, 1,000 कैसे करोगे पुशअप्स 1,000? क्योंकि मैं 30-35 ही करता हूँ, ज़्यादा हुए तो 100 कर लिए। वो कह रहा नहीं 1,000 नहीं भैया। मैं कहा, और कह रहा 10,000। मैं कहा फिर तो तुम कर लेगा भाई, मैं फिर तेरे को कोई नहीं रोक सकता। तो ही मेड गिनीज रिकॉर्ड्स।
अच्छा, हाँ, गिनीज रिकॉर्ड उन्होंने कई गिनीज रिकॉर्ड बनाए हैं। अभी रिसेंटली एक तालकोटरा स्टेडियम में बनाया था 36.5 किलो वेट बैक पे रख करके, और इतना 6,000 के समथिंग पुशअप्स उन्होंने लगाए थे इन 1 आवर, है ना। तो अब ये एक मैं ही देखता हूँ कि चलो ये एक इस अलग लेवल से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। भाई आप हेल्थ है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। प्रायोरिटी है हेल्थ, तो अगर हमारे यूथ की प्रायोरिटी हेल्थ हो जाए, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल हैरान हो गए जान के कि यूएसए की स्टडी है कि जिनको बैक पेन हो जाते थे पहले यूएस में भी, वहाँ पे क्या मिलता है ना, एक लंबी लीव मिल जाती है, 1 महीने 2 महीने की पेड लीव होती है, पैसा मिलता रहता है। तो उसमें से 10-20% लोग तो वापस जाते ही नहीं काम पे दोबारा, क्योंकि पैसा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी डाउन हो रही है। सेम हमारी कंट्री में भी अगर आप हेल्थ फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो ना, तो आप जो है एक काफी पैसा बचा रहे हो कंट्री उस सेंस में, ठीक है। आप काफी पैसा बचा रहे हो अपनी कंट्री का, और क्योंकि आप हेल्दी हो तो आप देश के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। जैसे मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ भाई, लोगों को हेल्दी और फिट रख के, पेन फ्री रख के कि दे कैन डू देयर वर्क। तो हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन बनता है, लेकिन कंट्रीब्यूट तभी कर पाएगा जब वो पूरा फिट रहे, हेल्दी रहे, पेन फ्री रहे, ठीक है ना। और यही हमारा भी एक सोच है कि हम ऐसा नेशन डेवलप करें कि जो बिल्कुल हेल्दी हो और बहुत अच्छा हो। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है उस चीज़ को, और यही आगे का भी मेरा एक मतलब कि यू कैन से कि फॉरवर्डनेस, अगर आप बोलो कि आगे क्या सोच रहा हूँ, तो यही है कि हमारा यूथ पूरी तरह फिट रहे, हमारे स्पोर्ट पर्सन सबसे अच्छा परफॉर्म करें, जो हमारे बुजुर्ग हैं घरों में हैं, जिनकी एज है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। आज उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जब तो हम यहाँ पहुंचे हैं। अचानक से तो आप ये नहीं कर सकते हमने ग्रो कर लिया, नहीं भाई, बहुत सारों ने जीवन खपाया है जब हम ग्रो हुए। तो उन लोगों को भी फिट रखना हमारा काम है, और बड़ा छोटा सा चेंज होता है, तो मेजर चेंज नहीं है, मेजर चेंज नहीं है, बट माइंडसेट का अंतर है। भाई 24 आवर सबके पास है, एक आदमी टाइम निकाल पा रहा है, एक नहीं निकाल पा रहा, माइंडसेट है। तो उस माइंडसेट को ही चेंज करने में हम हेल्प करते हैं पर्सन की, मोटिवेट करते हैं, और 10% भी अगर मोटिवेट हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है चलो कुछ तो काम हुआ। थैंक यू सो मच सर। और मैं अगर इसको सम करना चाहूंगा तो इट इज मोर लाइक कि अगर मेरा नेशन यूथ जो हेल्थ ओरिएंटेड है तो काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि एक लाइन है ना, आपने सुनी होगी, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होते हैं वो ही वसुंधरा होगी, पृथ्वी, उसका भोग कर सकते हैं, मतलब अच्छे से जी सकते हैं। अब जो कंप्लेंट ही किए जा रहा है, ये हो गया ये हो गया, वो क्या मजा लेगा यार जीवन का तो वो ज्यादा जरूरी है। ओके, विद दैट नोट वी एंड दिस पॉडकास्ट। बट अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सर के इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, डीएम छोड़ सकते हैं, और पॉसिबली मैं ईमेल एड्रेस नीचे छोड़ूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कंसल्टेशन, कुछ भी यू हैव अ डाउट, तो यू कैन रीच सर। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। वील गोना एंड दिस अप। दिल से सबको प्रणाम, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग इन, एंड स्टे ट्यून्ड गाइस। आगे और पॉडकास्ट के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लें, एंड डू शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन, आडियोस।